हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने 29 तक क्वेश्चन कर लिए थे 8.2 के। 3 सवाल और बचे आपके 30, 31, 32। सरल ही, ज़्यादा कठिन नहीं। तो उनमें में से 30वां सवाल देखें। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात दुगनी हो जाती है यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, तो दूसरे, चौथे तथा nवें घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ भी ऐसा नहीं है, साफ दिया हुआ है। बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे बाद दुगनी हो रही है और प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया उपस्थित है, तो एक तरह के, तो दुगनी होने का मतलब आप समझ रहे हो, जीपी बनेगी। पहले 30, एक घंटे बाद 60 हो जाएंगे, दूसरे घंटे बाद 120 हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा मामला। तो आप देखिए, पहला पद है ए, ये आर ए आर स्क्वायर, यहां से लिखे। तो आप देखें, दुगना होना, दुगनी हो जाती है, इसका मतलब जो इसका सार अनुपात है वो दुगना है। यहाँ ए तो साफ दिख रहा है 30, आर दुगना दे रखा है, इसका मतलब 2 दुगना 30 का 60, 120, 240 जो भी है। तो क्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या हुई। तो यहां देखें, एक घंटे बाद ए आर, मतलब आर की पावर 1 आ रही है, एक घंटे बाद 60, 2 घंटे बाद आर की पावर 2 आ रही है। तो हम इसको यहां से समझें, एक घंटे बाद कौन सा पद आ रहा है, एक घंटे बाद ए आर, ए तो है 30, आर है 2 बराबर 60, एक घंटे में। 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या ए आर स्क्वायर, जैसे यहां 2 आया, यहां पर स्क्वायर आया, और ये क्या हुआ, 30 इंटू आर का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 120। पूछा क्या है, दूसरे, चौथे, चौथे घंटे बाद, तो अपन चौथे निकाले सके, 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो यहाँ ए आर की पावर 4 हो जाएगी सीधा सीधा, तो यहां 4 आया तो यहां पर भी 4 आ गया। और 30 गुणा आर की पावर 4, 2 की पावर 4 करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 16, और 16 3 48, 480। ये 4 घंटे बाद आ गया। इसमें पूछा था दूसरे घंटे बाद, 4 घंटे बाद, फिर तथा nवें घंटे बाद। तो यहाँ लिखिए n घंटे बाद। तो जब यह 4 है, यहां पावर 4, 2 है, यहां पावर 2, तो n घंटे बाद एक की ए आर की पावर n, तो 30 इंटू 2 की पावर n, बस इतना ही लिख दो। ये अपन हल नहीं कर सकते क्योंकि r क्या है, 2 है, यहां पे 4 क्या था। इनको आप ऐसे और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जैसे 2 घंटे बाद बोला तो आर की पावर 2 आया, और जो कि 30 गुणा 4 अर्थात 120। 4 घंटे बाद बोला है, 2 की पावर 4 आया, 30 गुणा 16 बराबर 480। तो ये तो दूसरे घंटे बाद और चौथे घंटे बाद हमसे पूछा गया था। अब पूछा n घंटे बाद, तो ए आर की पावर n, 30 गुणा 2 की पावर n, बस यही इसका आंसर होगा। क्लियर है, सिंपल सवाल था।
इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा कि 29 तक अपन कठिन सवाल करने के बाद ये ऐसा क्यों दिया, क्योंकि इसके जस्ट अगला सवाल चक्रवर्ती ब्याज का है, वो भी इसी पैटर्न पर आधारित है, इसलिए इससे जस्ट पहले एक सवाल ये दिया गया। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कारणवश थोड़ी वीडियो बीच में रुकी, टेक्निकल एरर आया। मैं एक बार ये सवाल में करा चुका था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार। 31वां क्वेश्चन 8.2 का कि 500 रुपये धनराशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10 वर्षों बाद कितनी होगी। तो इसको दो मेथड से हल कर सकते हैं। एक तो सीधा सिंपल मेथड, जो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है, आपने 7वीं 8वीं में कभी पढ़ा हुआ कि मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 घात समय। मूलधन 500, दर 10, समय 10%। इसमें जमा दें, मूलधन 500 हो गया, 10 प्लस 100 प्लस 10 बटे 100, 110 बटे 100, और घात समय 10 वर्ष, 0 0 कट गई, 11 बटे 10, 11 बटे 10 को अपन 1.1 लिख सकते हैं, 10 का भाग दें तो 500 गुणा 1.1 की पावर 10। बड़ा सिंपल तरीका है और आसानी से हल हो रहा है। तो बात जब सवाल हल करने की आती है तो उसमें ये नहीं पूछा जाता मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, हमें हल करना है और कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आया है, इसलिए ये पहला मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में आया है तो डेफिनेटली कोई गुणोत्तर श्रेणी इस पे अप्लाई हो रही है। तो अब देखें 500 का 10%, 50 रुपये, मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, 500 रुपये धनराशि 10% चक्रवर्ती ब्याज, तो 500 का मैं 10% निकालूं 50 रुपये ब्याज होता है, और 500 में 50 जुड़ जाएंगे तो जो मिश्रधन बनेगा 550, एक साल बाद 550 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही 550 का फिर 10% करूं, इसका 10% हुआ 55 रुपये, फिर ये 55 इसमें जुड़ जाएंगे 605 रुपये मिलेंगे 2 वर्ष बाद। तो देखें 1 वर्ष बाद 550, जो 550 है वो दूसरा पद है, लेकिन समय 1 वर्ष बाद। जो 605 है तीसरा पद है, लेकिन समय 2 वर्ष बाद। आप देखें ये 1 वर्ष बाद की धनराशि है, ये 2 वर्ष बाद की धनराशि है, ये 1 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, 11वां पद आएगा। 2 वर्ष बाद तीसरा पद है, 1 वर्ष बाद दूसरा पद है, तो 10 वर्ष बाद 11वां पद। कौन सा पद आएगा, ये क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब मुझे 11वां पद निकालना है। फिर उसके लिए पहले ये चेक करें क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो आप देखेंगे A2 में A1 का भाग लगाया, 550 बटे 500, ये 11 बटे 5 से कट रहा सीधा साधा, 11 5 55, 5 ढाई 50, 11 बटे 10। सेम इसको करेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, या 110, तो फिर से ये 11 से कट रहा है, 11 11 121 और 11 ढाई के 110, 11 बटे 10, 11 बटे 10, ये जो R जो आपका आया ये 11 बटे 10 प्राप्त हुआ। पहला पद है 500, n बराबर 11वां पद, और ये 11वां पद क्या है, 10 वर्षों के बाद, हमें 10 वर्षों के बाद धनराशि। इसका मतलब ज्ञात क्या करना है, a r की पावर n माइनस 1, n की जगह 11, a r की पावर 10, 500 इंटू, अब r 11 बटे 10 है, 11 बटे 10 की पावर 10, जिसको हम लिख सकते हैं 1.1। तो ये ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों तरीका सही है। आपको आना चाहिए हर तरीके से कैसे इस हिसाब से मैनेज करना है और कहाँ किस जगह। आपको ऐसे प्राथमिकता देनी है सवाल करने की, न कि ऐसे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे बुक में नहीं है। हालांकि हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये आपका 31वां सवाल। एक लास्ट क्वेश्चन 32वां सवाल और देखें। हाँ, ये 32वां लास्ट क्वेश्चन 8.2 का, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रम से 8 व 5 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, क्या सिस्टम है, इसके लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है वो क्या है।
तो मैं पहले यहां लिख देता हूं एक द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र, ये क्या है द्विघात समीकरण कि एक्स स्क्वायर, 10th में पढ़ा हुआ आपको, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। ये ही द्विघात समीकरण का एक सूत्र है। ऐसे द्विघात समीकरण अपन ज्ञात कर सकते हैं यदि उसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल यदि हमें पता हो, तो उससे आसानी से इसको मैं आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मतलब है मूलों का योग, मूलों का योग, अल्फा बीटा मूलों का योग है, प्लस मूलों का गुणनफल का बराबर 0। ये फॉर्मूला होता था 10th में पढ़ाया अपन ने। तो इसमें ये हमें पता है, यदि चल जाएगा तो उसे अनुमान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखें क्या है, माना जो समीकरण के मूल हैं, हम समीकरण के मूल मानेंगे अल्फा और बीटा है। ये समीकरण के मूल अपने 10th में पढ़े कि द्विघात समीकरण दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। लेकिन हमारे पास दे क्या रखा है, मूलों का समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य। तो जो दिया है वो क्या है, हमारे पास जो दिया है पूर्व, वो इनका समांतर माध्य, समांतर माध्य का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बटे 2। हमने समांतर माध्य फॉर्मूला ए प्लस बी बटे 2, और ये बराबर कितना दे रखा है 8। तो इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दूनी 16। ये समीकरण नंबर 1। तो यह मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा यहां से निकल गया। और क्या चीज दे रखी है, एक बात और दे रखी है, गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य को कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर वो क्या दे रखा है 5। यदि दोनों का स्क्वायर कर दूं, अल्फा बीटा बराबर 25। ये समीकरण नंबर 2। ये क्या है, हमारा am है, समझ रहे हो, ये है हमारा gm दिया हुआ है, ये am दिया हुआ है। ये फॉर्मूला होता है am का, अल्फा प्लस बीटा बटे 2। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, am मतलब अर्थमेटिक मीन, gm मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ये समांतर माध्य, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बटे 2, जो कि दे रखा है 8 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 16। जीएम 5 गुणोत्तर माध्य अंडर रूट अल्फा बीटा 5 दे रखा। दोनों तरफ वर्क कर दूं तो इसमें से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ 5 का वर्क किया तो 25, अल्फा बीटा 25। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू मूलों का गुणनफल। तो इनका मान समीकरण 1 व 2 से यहाँ ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपन कैसे हल करें। तो आप देखो इसको एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह 16x प्लस एल्फा प्लस बीटा 25 और बराबर 0। ये ही हमारा, इस फॉर्मूले में मैंने मान रख दिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह 16, यहाँ अल्फा बीटा की जगह माइनस का चिन्ह। बस यही समीकरण, और आप ये 8.2 फिर नोट